प्रेग्नेंट सास से जलने वाली दो बांझ बहू। डॉक्टर, मेरी दोनों बहुएं माँ बन सकती है ना? आई एम सॉरी, काश मैं आपके दोनों बहुओं के लिए ऐसा कह पाती। डॉक्टर, ऐसा क्या कसूर किया है हम दोनों ने जो हम कभी माँ नहीं बन सकती? आपके गर्भ में गर्भधारण होने के बाद बच्चे की सुरक्षा के लिए तैयार होने वाली प्रोटेक्शन लेयर नहीं बन सकती। और दिव्या जी के केस में तो हमने एक नई प्रॉब्लम देखी है। आपके गर्भाशय में बच्चे के पालन पोषण के लिए तैयार होने वाली नाल जो बच्चे के बेली बटन से कनेक्ट होती है, वही तैयार नहीं हो सकती। डॉक्टर, आईवीएफ सरोगेसी जैसा कोई रास्ता तो होगा? देखिए, जो प्रॉब्लम मैंने बताई है उस वजह से आईवीएफ भी पॉसिबल नहीं है, और लो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम की वजह से सरोगेसी भी पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, हमसे हमारे माँ बनने का हक मत छीनिए। डॉक्टर, मेडिकल साइंस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जी देखिए, मेडिकल साइंस भी एक हद के बाद हाथ ऊपर कर लेती है। आई एम सो सॉरी। दोनों बहुएं फूट फूट कर रोने लगती हैं। वहीं मालिनी अपनी बहुओं को अपने कंधे का सहारा देकर अपने बेटों के साथ घर आती हैं, जहां मनीष मयूरी के साथ बैठा होता है। बहुएं रो रही हैं, जरूर ये खुशी के आंसू होंगे। क्या कहा डॉक्टर ने? हम कब दादा दादी बनेंगे? जरा चुप रहिए, डॉक्टर ने कोई खुशखबरी नहीं दी है, ऊपर से मेरी बहुओं का मनोबल भी तोड़ दिया है। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि मेरे गर्भ में बच्चे को सुरक्षा देने वाली लेयर तैयार नहीं हो सकती, और दिव्या के गर्भ में बच्चे की नाल तैयार नहीं हो सकती। इस वजह से हम दोनों कभी माँ नहीं बन सकती। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों बहुएं माँ ना बन सकती हो? एक ही खानदान की दो दो बहुएं बांझ, तब तो पूरा खानदान ही खत्म हो जाएगा। ऐसा क्या किया था तुम दोनों ने जो तुम दोनों बांझ बन गई? आप लोग हमारे यकीन कीजिए, जाने अनजाने में हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की है जिसकी वजह से भगवान हमें बांझ बनने का दुख दे रहा है। मैंने जो भी कह दिया उसके लिए मुझे माफ करना। भाभी, जहाँ मेडिकल साइंस अपने हाथ ऊपर कर लेता है वहाँ भगवान की शक्ति काम आती है। हमारे शहर के बाहर एक पहुंचे हुए पंडित बैठते हैं, आप एक बार बहुओं को लेकर उनके पास चले जाइए। मयूरी की बात मान अगले दिन पूरा परिवार शहर के बाहर अपने मठ में बैठने वाले पंडित दीनदयाल जी के दरबार पहुंचता है, जहां पंडित दीनदयाल दोनों बहुओं की कुंडली देखते हैं। पंडित जी, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है, बस आप एक बार कह दीजिए कि मेरी बहुएं बांझ नहीं है। अरे, मेरे कह देने से बातें सच हो जाती तो मैं भगवान का सेवक नहीं भगवान बन बैठता। जो सच है मैं वही कहूंगा। आपकी दोनों बहुओं की कुंडली में मां बनना नहीं लिखा है, इसलिए दर दर की ठोकरें खाने से अच्छा है सच्चाई पर विश्वास कीजिए। पंडित जी, ऐसा मत कहिए, हम अपने शहर से इतनी दूर आपसे अपनी पत्नियों के लिए आशीर्वाद लेने आए हैं। पंडित जी, एक बार हमारी पत्नियों की तरफ तो देखिए, कल रात से रो रो कर उनकी आंखें फूल गई हैं। रात भर हम सबके दिल में एक ही बात चल रही थी कि कब पंडित जी का आशीर्वाद मिल जाएगा और हमारे घर में भी हंसी की किलकारी गूंजेगी। मैं पाखंडी पंडितों की तरह नहीं हूँ कि एक अंगूठी, सोने की चेन या कुछ चूरन देकर कह दूं, जा बालिका तुम माँ बन जाओगी। सच यही है कि तुम दोनों के भाग्य में बच्चे का सुख नहीं लिखा है। तुम पाखंडी ही हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, हम दोनों माँ बन सकती है। दुख में विलाप कर रही दोनों बहुएं और परिवार को देख पंडित दीनदयाल हाथ जोड़ लेते हैं। चारों तरफ से टूटा परिवार अपनी रोती हुई बहुओं को लेकर अपने घर लौट आता है। तभी शांति हाथ में मिठाई का डब्बा लिए आती है, और आते ही मनीष मालिनी के साथ दोनों बहुओं के हाथ में लड्डू रख देती है। मालिनी बहन, मुंह मीठा करो, और बहुएं तुम दोनों भी मुंह मीठा करो। मेरी नई बहू प्रेग्नेंट है। वैसे आपकी दोनों बहुओं के लिए डॉक्टर ने क्या कहा? अभी तक डॉक्टर से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। ठीक है, मैं चलती हूँ। जाते जाते शांति दोनों बहुओं को अपनी ताने भरी झलक देती हुई घर से निकल जाती है। वहीं उनके जाते ही दोनों बांझ बहुएं लड्डू फेंक देती हैं। ये ताने को लपेट कर बनाया गया ऐसा लड्डू है जो हर कौर के साथ हमें माँ ना बन पाने का एहसास दिलाएगा। हम नहीं खाएंगे ये लड्डू। भगवान सभी को माँ बनने की खुशी दे रहा है, सिवाय हमारे। दोनों बहुएं रोते हुए दौड़कर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी दोनों बहुओं को संभालने उनके पति भी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कृतिका, तुम क्यों रो रही हो? किसने कहा कि तुम माँ नहीं बन सकती? हम अनाथालय से एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे, वो तुम्हें माँ कहेगा। मुझे अपनी कोख का बच्चा चाहिए। यह अधिकार तो हर औरत का होता है ना, फिर मैं क्यों दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा बनाऊं? दिव्या, रो मत। माँ ना बन पाना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, पर मुझे तुम जैसी हो वैसी ही पसंद हो। नहीं, अगर मैं नहीं माँ बन पाई तो पूरा समाज तुम्हारी दूसरी शादी की बातें करने लगेगा, और मैं अपने पति को किसी के साथ बांटते हुए नहीं देख सकती।
मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि एक ठोकर से मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं। अगर खुद ब्रह्मा जी भी मुझसे दूसरी शादी के लिए कहें, फिर भी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। दोनों भाई अपनी पत्नियों को गले लगा लेते हैं। वहीं हॉल में खड़े मनीष और मालिनी दोनों बहुओं की रोने की आवाज सुनकर खुद को संभाल नहीं पाते और घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी दोनों की मुलाकात कांति से होती है। मालिनी बहन, शांति बहन की बहू को महीना हुआ ससुराल आए और पड़ोसियों में लड्डू बढ़ गए। शब्दों की जलेबी मत बनाओ शांति, जो कहना है साफ साफ कहो। मेरी बात मानो, अपने बेटों की दूसरी शादी कर दो। खानदान खत्म हो जाए ये हमें स्वीकार है, पर हमारे खानदान का कोई मर्द अपनी पत्नी का साथ छोड़कर दूसरी शादी करे, ये लांछन हमारा खानदान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ना ही मेरे दोनों बेटे दूसरी शादी के लिए मानेंगे, क्योंकि दोनों भाइयों के मन में अपनी पत्नी के लिए प्रभु श्री राम और सीता मैया के प्रेम की भांति प्रेम है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। दोनों बहुएं सच्चाई स्वीकार कर लेती हैं और अपने मां बनने की इच्छा को दिल में दफनाकर लोगों के ताने और दूसरी औरतों को मां बनते देखते हुए दिन बिताने लगती हैं। ऐसे ही एक दोपहर मालिनी गेहूं की बोरी लिए छत पर चढ़ रही होती है। तभी मालिनी को चक्कर आते हैं और मालिनी सीढ़ियों पर ही बेहोश हो जाती है। तभी पूरा परिवार तुरंत मालिनी के पास पहुंचता है। हे भगवान, ये मम्मी जी बेहोश कैसे हो गई? मम्मी जी, गेहूं छत पर सूखने के लिए डालने जा रही थी। हो सकता है इस भारी गेहूं के बोरे को लेकर सीढ़ियां चढ़ने की वजह से ये बेहोश हो गई हो। दोनों भाई बेहोश मालिनी को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर नेहा मालिनी के कुछ टेस्ट करती है और फिर पूरे परिवार को रूम में बुलाकर रितिका के हाथों में मालिनी की टेस्ट रिपोर्ट देती है। आपकी सास प्रेग्नेंट है। डॉक्टर, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारी सास प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? बचकानी बातें मत पूछिए, रिपोर्ट में सारी डिटेल है। नहीं डॉक्टर, हमें अपनी मम्मी जी पर पूरा भरोसा है। हमारी मम्मी जी कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जिससे हमारे दिल को ठेस पहुंचे, वो भी तब जब हम मां नहीं बन सकती। ऐसे में हमारी सास प्रेग्नेंट होकर हमें समाज के और भी ताने नहीं सुनाएंगी, है ना माँ जी? इतना कहकर रितिका अपनी प्रेग्नेंट सास की रिपोर्ट फाड़ देती है। बहुओं, वो मम्मी जी, आप हिचकिचा क्यों रही हैं? आपने रिपोर्ट फाड़ दी। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो कहीं और टेस्ट करवा लीजिए, आपकी सास प्रेग्नेंट ही निकलेगी। डॉक्टर, आप पक्का श्योर है ना? रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है ना? नाम की हेरा फेरी या रिपोर्ट बदलने जैसी कोई गलती? नहीं मनीष जी, और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। नॉर्मल है? क्या खास नॉर्मल है इसमें? प्रेग्नेंट सास और 2 बांझ बहुएं? क्या आप इसे पूरे शहर की हेडलाइन बनाना चाहते हैं? इतना कहकर दिव्या पास पड़ा पानी का जग जमीन पर फेंक देती है। वही जग टूटकर चारों तरफ कांच के टुकड़े और पानी फैला देता है। दिव्या, ये क्या कर रही हो? आप दोनों किसी भी जरिए से मां नहीं बन सकती, इसीलिए आपको खुश होना चाहिए कि आपकी सास मां बनने वाली है। अब जाइए आप लोग यहाँ से। मालिनी और मनीष अपने बेटे और बहुओं से नजरें चुराते हुए अस्पताल से निकलते हैं। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार अपने घर के पास पहुंचता है। तभी उन्हें शांति और कांति मिलती है। मालिनी बहन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हो गया था तुम्हें अचानक? कुछ नहीं आंटी, बस मम्मी को थोड़ी कमजोरी हो गई थी। तुम दोनों माँ तो नहीं बन सकती, कम से कम अपने सास ससुर का तो ध्यान रखा करो। आंटी, हमारी पत्नियां हमारा और अपने ससुराल का पूरा ध्यान रखती हैं। उनके माँ बनने या ना बनने पर ताने मारने की जरूरत नहीं है। वहीं दांत पीसते हुए दोनों बहुएं घर के अंदर चली आती हैं, जहां उनके पीछे पूरा परिवार भी घर के अंदर आ जाता है। दोनों बहुएं हॉल में रखे फ्लावर, टॉफी, तकिए और बाकी सामान जमीन पर इधर उधर फेंकने लगती हैं। बहू, तुम दोनों ये क्या कर रही हो? परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त सब हमारे बांझ होने पर हमें ताना देते हैं। अब क्या हम अपनी सास के प्रेग्नेंट होने पर भी ताने सुने? आपको अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। नहीं बहुओं, मैं अबॉर्शन नहीं करवा सकती, मेरी बात तो सुनो। हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपको अबॉर्शन करवाना ही पड़ेगा। चुप करो तुम दोनों। जब मम्मी खुद अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती तो तुम दोनों कौन होती हो मम्मी पर जबरदस्ती करने वाली? ये फैसला सिर्फ मम्मी का होगा। मम्मी पापा, हम चाहते हैं कि आप इस बच्चे को जन्म दें। ये सुनते ही दोनों बहुएं पांव पटकते हुए अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। जिसके बाद अगले दिन मालिनी को उल्टियां हो रही होती हैं, तो वहीं रितिका अपने कमरे में साड़ी से नाक ढके वहीं बैठी होती है। हम बहुओं के उल्टी करने के समय में तुम्हारी मम्मी उल्टी करके पूरे घर में गंध फैला रही है। रितिका, तुम्हें अपनी प्रेग्नेंट सास से इतनी जलन क्यों है? मम्मी के बच्चे को भी तो तुम अपना बच्चा मान सकती हो ना?
अगर मुझे बच्चा अडॉप्ट करना रहता तो मैं पहले ही बच्चा अडॉप्ट कर लेती। प्रेग्नेंट सास को क्यों झेलती? रितिका, तुम अपने इसी जलन और गुस्सैल व्यवहार की वजह से कभी बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पाओगी। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। ऐसे ही दोनों बहुएं अपने प्रेग्नेंट सास के खिलाफ और पूरा परिवार प्रेग्नेंट सास के साथ खड़ा होता है। देखते देखते 3 महीने बीतते हैं और एक दिन पूरा परिवार कमरे में मालिनी को घेरे खड़ा होता है, जहां बिस्तर पर 4 महीने की गर्भवती मालिनी पेट दर्द से तड़प रही होती है। ए जी, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता, शायद बच्चा पेट में घूम गया है, जल्दी मालिश वाली को बुलाइए। बहुओं, कुछ महीने पहले तुम्हारी सास ने तुम्हें मालिश करने वाली का नंबर दिया था ना, जल्दी उसे बुलाओ। मालिश वाली हमारे लिए आनी चाहिए थी, ना कि हमारी प्रेग्नेंट सास के लिए। दिव्या फोन करके गर्भवती महिला की मालिश करने वाली कनिका ताई को बुलाती है, जिसके बाद थोड़ी देर में कनिका ताई घर आ जाती हैं और मालिनी के पेट को धीरे धीरे मालिश करने लगती हैं। वहीं दोनों बहुएं और मनीष खड़े होते हैं। अरे बहुओं, मैं तो बहुत खुश होकर आई थी कि बहू गर्भवती हुई है। मोटा नेग लूंगी, पर यहाँ तो तुम्हारी सास गर्भवती है, अब इनसे क्या नेग लूं मैं? कनिका ताई, आपके ही मालिश से मेरी 2 औलादों की तरह तीसरी औलाद भी जन्म लेगी। नेक तो आपको जरूर दूंगा, बस मालिनी प्रेग्नेंट है ये बात किसी को मत कहिएगा। वहीं कनिका ताई की मालिश से मालिनी को राहत मिलती है और दोनों बहुओं के कलेजे में आग लग जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद कनिका ताई मालिनी के घर से बाहर निकलती हैं तो तभी कांति और शांति कनिका ताई के पास आकर चुपके से कनिका ताई के हाथ में 500 का नोट पकड़ाकर, कनिका ताई, सच सच बताओ, मालिनी की कौन सी बहू गर्भवती है? वो लोग 3 महीने से हम सभी पड़ोसियों से छुप रहे हैं। बहुए नहीं, मालिनी प्रेग्नेंट है, मैं उसकी ही मालिश करके आ रही हूँ। क्या मालिनी बहन प्रेग्नेंट है? चलो शांति, मालिनी बहन को मुबारकबाद देकर आते हैं। जिसके बाद कांति और शांति सभी पड़ोसियों को इकट्ठा कर मिठाई का डब्बा लेकर अचानक मालिनी के घर में घुस जाती हैं। वहीं गर्भवती मालिनी को देखकर सभी पड़ोसन हैरान रह जाती हैं। ये क्या 2 बार बहुओं की प्रेग्नेंट सास? अब समझ आया इतने दिनों से मालिनी आंटी घर से बाहर क्यों नहीं निकल रही थी। कर्म ही ऐसे किए हैं, क्या मुंह दिखाती समाज को। हम बड़े बुजुर्गों का काम है बच्चों में शर्म लिहाज बनाए रखना, पर इन्होंने तो सारी शर्म लिहाज पानी में घोल कर पी ली। आप लोग ऐसा मत कहिए, ये बच्चा मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्यों, आप क्या किसी धर्मात्मा को जन्म देने वाली हैं? अगर हमारी बात मानकर अबॉर्शन करवा लिया होता तो आज ये पड़ोसन हमें ताने नहीं दे रही होती। बहू, किसी के डर से हम किसी की हत्या तो नहीं कर देते, फिर इन पड़ोसनों के डर से मालिनी अपने पेट में पल रहे बच्चे को कैसे मार सकती है? वहीं सभी पड़ोसी मालिनी को बुरा भला कहते हुए घर से निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम मालिनी मनीष को घूर रही होती है। क्या हुआ भाग्यवान, इस तरह घूर क्यों रही हो? मुझे बाहर जाना है, ये घर मुझे पिंजरे की तरह लग रहा है। अगर हम अभी बाहर नहीं निकले तो इस बच्चे के जन्म के बाद इस बच्चे को ताने सुनने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि हम अभी ही इस ताने का जवाब दे दें। इतना कहकर दोनों बेटे और मनीष मालिनी को लेकर घर से बाहर निकलते हैं। वहीं सभी पड़ोसी और राह चलते लोगों के सामने मनीष मालिनी का हाथ पकड़कर मालिनी को टहलाने लगता है। तभी मंदिर से पूजा की थाली लिए लौटती दिव्या पड़ोस के पार्क में मालिनी और पूरे परिवार को देखकर हैरान रह जाती है। ये सब तो हमारे साथ होना चाहिए था, ना कि हमारी सास के साथ। हमारी सास ही क्यों प्रेग्नेंट है, हम क्यों नहीं? मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। अब मैं सब खत्म कर दूंगी। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरी प्रेग्नेंट सास मुझे जलाकर मार देगी। इतना कहते हुए जलन से बालकनी में पौधों को पानी दे रही ऋतिका सारे पौधे नोच लेती है और फिर अगले दिन दोनों बेटे और मनीष बाजार से ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स और गोंद के लड्डू लेकर आते हैं और रसोई में खाना बना रही दोनों बहुओं को सारा सामान दे देते हैं। मम्मी की अच्छी हेल्थ के लिए हम ड्राई फ्रूट और गोंद के लड्डू लाए हैं। आज से मम्मी को रोज दूध और ड्राई फ्रूट मिलाकर देना और गोंद के लड्डू भी खिलाना। ऐसे ही रात होती है और दिव्या रसोई में गर्म दूध में ड्राई फ्रूट के साथ पपीते के कूटे हुए बीज मिला रही होती है। अब देखती हूँ मेरी प्रेग्नेंट सास अपने बच्चे को जन्म कैसे देती है। ऐसे ही दूध में पपीते के बीज मिलाकर दिव्या गर्मा गर्म दूध लेकर हॉल में आती है और मालिनी को दे देती है। मम्मी जी, आपके लिए ड्राई फ्रूट वाला दूध, फटाफट पी लीजिए। बहू, ये दूध तो बहुत गर्म है, मैं इतना गर्म दूध कैसे पीऊंगी? रुको मालिनी, मैं एक दूसरा ग्लास लेकर आता हूँ। दूध थोड़ा
फेंट दूंगा तो ठंडा हो जाएगा। इतना कहकर मनीष रसोई में आता है तो उसकी नजर ओखली में कूटे गए ड्राई फ्रूट के पास पड़े पपीते के बीजों पर पड़ती है। तभी मनीष तुरंत दौड़कर हॉल में आता है, जहां मालिनी दूध पीने ही वाली होती है कि मनीष मालिनी के हाथ से ग्लास ले लेता है। क्या हुआ जी, आपने दूध क्यों छीन लिया? 1 मिनट मालिनी बहू, दूध में तुमने ड्राई फ्रूट के साथ पपीते के बीज डाले हैं? हाँ पापा जी, पर वो तो। बहुओं, अगर गर्भवती महिला पपीता या पपीते के बीज खा ले तो उसका गर्भपात हो सकता है। ये तुम्हें पता है या नहीं? नहीं पापा जी, मुझे नहीं पता था। मैंने तो सोशल मीडिया पर पपीते के फायदे देखे थे, इसलिए डाल दिया। दिव्या, हर रील सच नहीं होती, अपना भी दिमाग लगाया करो। अरे आप लोग बेचारी को क्यों डांट रहे हैं? बहू ने तो अच्छा सोचकर ही दूध में पपीते के बीज मिलाए होंगे। अब इससे क्या पता कि गर्भवती महिला को गर्म तासीर और तेज मसाले वाली चीजें नहीं दी जाती है। समझी ना बहू? अब से ऐसी गलती मत करना। पापा जी ने तो सारा प्लान फ्लॉप कर दिया, अब दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दोपहरी मालिनी अपना पेट पकड़कर कमरे से बाहर निकलती है। वहीं हॉल से गुजर रही रितिका मालिनी को देख लेती है। शायद मम्मी जी नीचे उतरने वाली है। ऐसा करती हूँ, सीढ़ियों पर बहुत सारा तेल डाल देती हूँ। तेल की वजह से मम्मी जी फिसल कर गिरेंगी और उनके पेट में पल रहा बच्चा मर जाएगा। इतना सोचकर रितिका चुपके से रसोई से तेल की बोतल लाकर सीढ़ियों पर ढेर सारा तेल डाल देती है और हॉल में छिप जाती है। वहीं सीढ़ियों से उतरते हुए मालिनी का पैर तेल पर पड़ते ही फिसल जाता है और वो पेट के बल गिरने ही वाली होती है कि तभी अचानक ऑफिस से लौटे दोनों भाई अपनी माँ को पकड़ लेते हैं। बच्चों, अच्छा हुआ तुमने मुझे पकड़ लिया। अगर आज मैं पेट के बल गिर जाती तो शायद मेरा बच्चा इस दुनिया में आ ही नहीं पाता। अरे ये दोनों भाई दोपहर में कैसे आ गए? अच्छा, आज तो शनिवार है। आज इन दोनों भाइयों के हाफ डे ने मम्मी जी को बचा लिया। मम्मी, जब आपको चक्कर आ रहे थे तो सीढ़ियों से उतरने की जरूरत क्या थी? कमरे से आवाज दे देती। बच्चों, मुझे चक्कर नहीं आया था, मेरा पाँव फिसल गया था। सीढ़ियों पर तो तेल गिरा हुआ है। भाभी, पापा, दिव्या, कहाँ हैं आप सब? दोनों भाई मालिनी को सहारा देकर सोफे पर बिठाते हैं। वहीं हॉल में छिपी रितिका और पूरा परिवार भी इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ दीपांशु, तूने हम सभी को हॉल में क्यों बुलाया? सीढ़ियों पर गिरे तेल से मम्मी फिसलकर गिरने वाली थी। अब आप सब ये बताइए कि सीढ़ियों पर तेल कहां से आया? मुझे नहीं पता, मैं तो हॉल में थी ही नहीं। हम दोनों भाई ऑफिस से आ रहे हैं, मम्मी कमरे से उतर रही थी और पापा भी कमरे में ही थे। बची तुम दोनों जो रसोई में आती जाती हो। तुम दोनों में से किसी ने जाने या अनजाने में सीढ़ियों पर तेल डाला है। अब बताओ ये किसकी गलती है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं? ऋतिक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? माना हमें मम्मी जी के प्रेग्नेंट होने से दिक्कत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके पेट में पल रहे बच्चे को मारना चाहती हैं। इतनी इंसानियत भगवान ने दी है हमें। ऋतिक, बहुओं को परेशान करना बंद कर। बहुएं दिन भर एक पैर पर खड़े होकर घर का काम करती हैं। सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाते हुए कभी किसी से तेल गिर गया होगा, किसी की अनजानी गलती होगी। बात यही खत्म कर। बहुओं, तुम दोनों वो तेल साफ कर दो। मम्मी जी तो बच गई, पर मैं हार नहीं मानूंगी। जिसके बाद रितिका और दिव्या सीढ़ियों पर गिरा तेल साफ करने लगती हैं। वहीं दोनों बेटे अपने ऑफिस बैग से कच्चे आम, इमली और आंवला निकालकर मालिनी को देते हैं। ये देख दोनों बहुओं के अंदर जलन और भी बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रात दोनों बहुएं दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकलकर मालिनी के कमरे के बाहर आकर मिलती हैं। दिव्या, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? दीदी, आप इतनी रात गए मम्मी जी के कमरे के बाहर क्या कर रही हैं? कहीं दिव्या भी तो मेरी तरह मम्मी जी के बच्चे को मारना तो नहीं चाहती, क्योंकि उस दिन इसने भी दूध में पपीते के बीज मिलाए थे। पर अगर ये ऐसा नहीं चाहती होगी और मैंने इससे पूछा तो मेरा भांडा खुल जाएगा। दीदी सच बताइएगा, हम माँ नहीं बन सकते और हमारी सास प्रेग्नेंट है। क्या आप ये सब बर्दाश्त कर ले रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। दीदी, उस दिन दूध में पपीते के बीज मैंने जानबूझकर डाले थे। कहीं सीढ़ी पर तेल आपने तो नहीं डाला था? हाँ, सीढ़ियों पर तेल मैंने ही डाला था और हम दोनों अपने प्रेग्नेंट सास के खिलाफ है। तो क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं? क्यों नहीं, अब हम 2 बांझ बहुएं मिलकर अपने प्रेग्नेंट सास के बच्चे को इस दुनिया में आने से रोकेंगे। इतना कहकर दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं और फिर दोनों ही बहुएं अपने सपने में खुद को गर्भवती देखने लगती हैं, जहां वह अपने अपने पतियों के हाथों से फल खा रही होती हैं और मालिनी उनके लिए लड्डू बना रही होती है। ऐसे ही सपने देखते हुए दोनों बहुओं की रात बीतती है और अगली सुबह दिव्या और रितिका मालिनी के कमरे की वाटर पाइपलाइन बंद कर देती हैं, जिससे मालिनी और मनीष रितिका के कमरे में आते हैं।
मम्मी पापा आप दोनों यहाँ? बहू, तुम्हारे बाथरूम में पानी आ रहा है क्या? हाँ मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं नहा कर निकली हूँ। बहू, हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। अपनी सास को अपने कमरे के बाथरूम में नहा लेने दो। मैं दोपहर में प्लम्बर बुलाकर पाइपलाइन चेक करवा लूंगा। हाँ क्यों नहीं, जाइए मम्मी जी आप नहा लीजिए। 1 मिनट मालनी, पहले मुझे सही से बाथरूम देख लेने दो, कहीं फिसलन तो नहीं है बाथरूम में। इतना कहकर मनीष आगे बढ़ता है और बाथरूम की दहलीज पर कदम रखते ही मनीष को जोरदार बिजली का झटका लगता है, जिससे मनीष 4 कदम पीछे गिर जाता है। वहीं उनकी आवाज सुन दोनों भाई तुरंत कमरे में आते हैं, जहां मालनी दोनों भाइयों को पूरी बात बताती है। कोई आगे मत आना, बाथरूम की जमीन में करंट है। दीपांशु, घर की मेन लाइट कटवा। दीपांशु घर की मेन इलेक्ट्रिक लाइन बंद करके बाथरूम चेक करता है, जहां उसे एक छोटे स्विच बोर्ड से एक नंगा बिजली का तार पानी में लटकता हुआ दिखता है। आप लोग घबराइए मत, ये तार टूटकर पानी में गिर गया है। इस वजह से पूरे बाथरूम में करंट फैल गया था, पर अब सब कुछ ठीक है। पूरी तसल्ली करने के बाद मालनी ऋतिका के बाथरूम में नहाने चली जाती है और फिर दोपहर को दोनों बहुएं छत पर कपड़े फैला रही होती हैं। हमने इतनी अच्छी प्लानिंग बनाई, मम्मी जी के कमरे की वाटर पाइपलाइन बंद की, बाथरूम में नंगी बिजली की तार लगाई ताकि सासू माँ को करंट लगे और करंट की वजह से उनके पेट में पल रहा बच्चा तुरंत मर जाए, पर सारा प्लान फ्लॉप हो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन ऋतिका और मालनी साथ में बाजार जाने का तय करते हैं, जिसके बाद ऋतिका घर के दरवाजे से बाहर निकलती और पीछे मालनी को आता देख जोर से दरवाजा पीछे धकेल देती है। वहीं दरवाजे का हैंडल मालनी के पेट पर जा लगता है और दर्द से छटपटाती मालनी जमीन पर गिर पड़ती है। बहू, ये क्या किया तूने? हाय माँ, बहू जल्दी अपने पापा जी को बुला, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मम्मी जी, मैंने तो सिर्फ दरवाजा बंद किया, मुझे क्या पता था कि पीछे आप है। अरे कौन समझ नहीं आ रहा तुझे? सबको बुला, ऋतिक बेटा, दीपांशु बेटा, मनीष जी। ऐसे तो इन्हें मेरी प्रेग्नेंट सास से बहुत दिक्कत थी, पर आज इनके मन में भी ममता जाग गई। मालनी की आवाज सुन सभी बाहर आते हैं और मालनी को दर्द से छटपटाता देख तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर नेहा मालनी की जांच करती हैं। डॉक्टर, मेरी प्रेग्नेंट सास के बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं ना? फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ, पर 1-2 दिन बाद आप लोग आते तो शायद आपकी प्रेग्नेंट सास का बच्चा नहीं बचता। डॉक्टर, मालनी को चोट आज लगी है, आप क्या कर रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिनों से मालिनी जी गर्म तासीर वाली चीज खा रही हैं, जिसकी वजह से बेबी की प्रोटेक्शन लेयर बिल्कुल पतली हो गई है। पेट में जमी चर्बी की वजह से दरवाजे का हैंडल बेबी तक नहीं पहुंच पाया, वरना इनर ब्लीडिंग शुरू हो जाती। आज से इन्हें वही खाना दीजिएगा जो मैं बता रही हूँ। डॉक्टर नेहा से सारी जानकारी लेकर पूरा परिवार घर वापस आता है। वहीं दोनों बहुएं अपने कमरे में बैठी सोच में पड़ जाती हैं। दिव्या और ऋतिका किचन में मालनी के दलिये में दालचीनी का तेल मिला रही होती हैं। ये दालचीनी का तेल है, इसकी तासीर इतनी गर्म होती है कि महिला के पेट में पल रहे बच्चे को बहुत जल्द खत्म कर देता है और किसी को कारण भी पता नहीं चलता। अगर हम कुछ दिन और रुक गए होते तो हमारे प्रेग्नेंट सास का बच्चा मर गया होता, पर हमारी जल्दबाजी ने हमारा परफेक्ट प्लान खराब कर दिया। ऐसे ही शाम होती है। मनीष अपने होने वाले बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आता है। ये देख मालनी शर्मा कर कमरे में चली जाती है। वहीं दिव्या के मन में एक खुरापाती आइडिया आता है। दीदी, हमारे प्रेग्नेंट होने की खुशी में खिलौने आने की जगह हमारी प्रेग्नेंट सास के लिए खिलौने आ रहे हैं, पर यही खिलौने इनका काल बनेंगे। इतना कहकर दिव्या ऋतिका के कान में आइडिया बताती है और फिर अगले दिन दोपहर के वक्त दोनों बहुएं हॉल में खिलौने बिखेर देती हैं। तभी मालनी घर के बाहर से अंदर आती हुई डोरमेट पर पैर पहुंचती है। वहीं उसी समय दिव्या और ऋतिका डोरमेट पर बंधी पतली तार जोर से खींच देती हैं, जिससे मालनी गिरने वाली होती है। तभी पीछे से मयूरी मालनी को पकड़ लेती है। तभी दोनों बहुएं भी तुरंत सामने आ जाती हैं। धन्यवाद ननन जी, आपने मुझे बचा लिया। आपको नहीं, इस बच्चे को बचाया है। और तुम दोनों बहुओं, तुमसे अपनी प्रेग्नेंट सास का ख्याल नहीं रखा जा रहा। आए दिन कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है। माफ कीजिएगा बुआ जी, पर आप अचानक कैसे? अरे बउआ, मैं मनीष जी के साथ तुम्हारी बुआ सास को ही लेने गई थी। मनीष जी पीछे पीछे आ रहे हैं। ऐसे तो हर वक्त हमारी सास की गलती ही ढूंढती रहती थी, पर आज इन्होंने ही हमारी प्रेग्नेंट सास को बचा लिया। ऐसे ही दिन बीतते हैं। मालनी का 8वां महीना लग जाता है और मयूरी अपनी कुछ सहेलियों और पड़ोसन के साथ गोद भराई की रस्म करवाती है। और परिवार के साथ की वजह से कहीं ना कहीं पड़ोसियों के ताने अपने शब्द खो बैठते हैं। वहीं दूसरी तरफ बांझ होने के कारण दोनों बहुएं कोने में खड़ी आपस में बात कर रही होती हैं।
आज मम्मी जी की गोद भराई हो रही है, कल डिलीवरी होगी और फिर नहीं, हम ये सब नहीं देख सकते। अपनी प्रेग्नेंट सास की डिलीवरी रोकने के लिए हमें एक बड़े मास्टर प्लान की जरूरत है। वहीं हल्की खुशियों के बीच मिताली की गोद भराई पूरी होती है और सभी मेहमान, मयूरी और पड़ोसने अपने अपने घर चली जाती हैं। ऐसे में कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम मूसलाधार बारिश, आंधी तूफान और कड़कती बिजलियों में दोनों भाई अपने ऑफिस में फंसे होते हैं और मनीष मालिनी की दवाई लेने गया होता है। वहीं मालिनी बंद कमरे में अकेली डरी रहती है। तभी मालिनी को डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। हे भगवान, इतना खराब मौसम, ऊपर से मेरे बेटे और पति भी घर पर नहीं है और ये डरावनी आवाजें। बहुओं कहाँ हो तुम दोनों? मुझे बहुत डर लग रहा है। वहीं दोनों बांझ बहुएं मालिनी के बंद कमरे के बाहर होम थिएटर पर डरावनी आवाजें चला रही होती हैं और दोनों मालिनी के कमरे का दरवाजा भी बाहर से बंद कर देती हैं। जहां दरवाजा ना खुलना और डर से मालिनी कमरे में ही बेहोश हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद मनीष और दोनों भाई वापस आते हैं तो कमरे का दरवाजा खुला होता है। जहां मालिनी को बेहोश देख किसी तरह मालिनी को बेड पर लिटाकर दोनों बहुओं को कमरे में बुलाते हैं। मम्मी बेहोश हो गई और तुम दोनों में से किसी को पता नहीं चला? आप ही बताइए, हमें कैसे पता चलता? हम अपने कमरे में थे और मम्मी जी अपने कमरे में। ऊपर से इतनी तेज बिजली कड़क रही थी कि अगर... ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, पहले डॉक्टर को बुलाओ, मालिनी को बहुत तेज बुखार है। दोनों बहुएं तुरंत डॉक्टर को फोन करती हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर नैतिक मालिनी का इलाज करने आते हैं। डॉक्टर, मेरी पत्नी का इलाज डॉक्टर नेहा करती हैं, आप कौन? डॉक्टर नेहा ने ही मुझे भेजा है, वो अवेलेबल नहीं है और घबराने की कोई बात नहीं है। गर्भावस्था में डर और तनाव की वजह से कई बार महिलाएं बेहोश हो जाती हैं। मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, अब से यही दवाइयां खिलाइएगा। इतना कहकर डॉक्टर नैतिक मालिनी को एक इंजेक्शन लगाता है और कुछ दवाइयां देकर चला जाता है। और फिर अगले दिन मालिनी डॉक्टर नैतिक की दी हुई दवाइयां खाने लगती हैं। ऐसे ही 3 दिन बीतते हैं और अचानक मालिनी को लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार मालिनी को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। वहीं कुछ देर बाद डॉक्टर नेहा कमरे से बाहर निकलती हैं। डॉक्टर, मेरी पत्नी को लड़का हुआ या लड़की? पहले आप लोग मालिनी जी को पिछले 3 दिनों से दी गई सारी दवाइयां मुझे दिखाइए। हाँ डॉक्टर, मैं सारी दवाइयां लेकर आया हूँ, ये लीजिए। ये दवाइयां तो मैंने नहीं दी थी। आंधी तूफान वाली रात आपने जिस डॉक्टर को भेजा था उसने ये दवाइयां दी थी। उस रात आप लोगों में से किसी ने मुझसे कांटेक्ट ही नहीं किया था और ना ही मैंने किसी डॉक्टर को भेजा था। भाभी दिव्या, कौन था वो डॉक्टर? वो जो भी डॉक्टर था उसे बहुत सावधानी से यहाँ बुलाइए। ये दवाइयाँ पूरी तरह गैर कानूनी है। इसका इस्तेमाल किडनैप लड़कियों के अबॉर्शन में होता है। मालिनी जी के पेट में पल रहे बच्चे की मौत टुकड़ों में हुई है। हम आपको वो दिखा भी नहीं सकते। मेरी नर्स तक बेहोश हो गई है। यह सुनते ही दोनों बहुएं पसीने से तरबतर हो जाती हैं। वहीं आग बबूला, दोनों भाई और मनीष बहुओं के फोन से नंबर निकालकर नैतिक को हॉस्पिटल बुलाते हैं। जहां हॉस्पिटल पहुंचते ही दोनों भाई नैतिक की जमकर पिटाई करते हैं। बता, तूने हमारी माँ को ये दवाइयां क्यों दी? और जब डॉक्टर नेहा ने तुझे नहीं भेजा था तो तूने झूठ क्यों बोला? अगर इसने मुंह खोल दिया तो हमारा क्या होगा? मुझे आप दोनों की बीवियों ने बुलाया था, इन्होंने ही मुझसे ये सब करने के लिए कहा था। बहुओं, तुमने ये सब करवाया, आखिर क्यों? तुमने अपनी प्रेग्नेंट सास के बच्चे की जान ली। हम 2 बहुएं बांझ और हमारी सास प्रेग्नेंट, हम ये सब कैसे बर्दाश्त करते? इसलिए हमने ये सब किया। मालिनी जी की हालत खराब है, वो आप सबको बुला रही हैं। आखिरी बार उनसे मिल लीजिए। पूरा परिवार हॉस्पिटल के कमरे में आता है, जहां मालिनी कमजोर हालत में बेड पर लेटी होती है। मेरे बच्चे की माँ, मेरे दोनों बहुएं हैं। इतना कहते हुए मालिनी अपनी आखिरी सांस लेती है। तभी वकील दयानंद एक फाइल हाथ लिए हॉस्पिटल के कमरे में आते हैं। जी, मैं मालिनी जी का वकील। मुझे पता चला है कि मालिनी जी की डिलीवरी होने वाली है। मालिनी जी ने एक कागज तैयार करवाया था जिनमें उनके बच्चे के जन्म लेते ही उसे अपनी दोनों बहुओं को सौंपने की इच्छा लिखी थी। बर्थ सर्टिफिकेट में उनकी दोनों बहुओं का नाम हो, इसलिए मैं अभी ये डॉक्यूमेंट लेकर चला आया। वकील साहब, अब इन कागजों का कोई फायदा नहीं। ना मेरी पत्नी बची और ना ही उनकी कोख में पल रहा बच्चा। डॉक्टर नेहा की शिकायत पर पुलिस डॉक्टर नैतिक को गिरफ्तार कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ घर के दरवाजे पर सफेद कपड़े में लिपटी मालिनी का पार्थिव शरीर रखा होता है, जहां दोनों बहुएं अपने अपने पतियों के पैरों में गिरकर रो रही होती हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों बांझ बहुओं ने जलन में आकर ये सब किया। बहुओं,
शायद इसी वजह से भगवान ने तुम्हें मां बनने का सुख नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारे मन में ममता ही नहीं है। हमेशा ताने देने वाली पड़ोसने भी जरूरत पर मम्मी के साथ खड़ी हुई, लेकिन जिनके लिए मम्मी ने सारी जिल्लतें सही, उन्हीं दो बहुओं ने जलन में अपनी प्रेग्नेंट सास और उसके बच्चे की जान छीन ली। निकल जाओ तुम दोनों हमारी नजरों से, वरना इस घर से 3 अर्थियां उठेंगी। इतना कहते ही दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। वहीं सभी पड़ोसने दोनों बांझ बहुओं पर ईंट और चप्पलें बरसाने लगती हैं, जिसके बाद मनीष, ऋतिक, दीपांशु और सभी रिश्तेदार मिलकर मालिनी का अंतिम संस्कार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों बांझ बहुएं सड़क पर रोती बिलखती भटकती रहती हैं और ऐसे ही जलन की आग में एक हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं।